चलो जी, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपको ब्रेक की रिक्वायरमेंट तो नहीं है अभी। तो एक बहुत ही प्यारा चैप्टर उठाते हैं जिसमें आई थिंक आपको समझने की भी ज्यादा नॉलेज रिक्वायरमेंट है, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। हाँ जी, लाइव वालों मजा आ रहा है, बताओ जरा। लाइव वाले सभी स्टूडेंट बताएंगे, हाउ आर यू एंजॉयिंग द सेशन? यूट्यूब 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 आपसे पूछ रहा हूं सर, ये नोट्स कहां मिलेंगे? जो आप जिन नोट्स की बात कर रहे हो, कहां मिलेंगे नोट्स? टेलीग्राम चैनल, मेन चैनल है सीए कपिल गोयल, नोट्स का चैनल अलग है। सबके लिंक कमेंट सेक्शन में डालूंगा मैं यूट्यूब के। अच्छा, कोई ऐसा बालक भी है कि हमारी क्लास में जो मेरा, अभी आप ब्रेक ले सकते हो 2-4 मिनट का, बिकॉज आई ऑल्सो नीड ए ब्रेक, लेकिन हम जाएंगे नहीं उठकर। कोई ऐसा स्टूडेंट भी है क्या क्लास में जो इस सेशन को अटेंड कर रहा है और उसके मन में एक फीलिंग आ रही है कि यार मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी, या मैं इस क्लास में बहुत कुछ नया सीख रहा हूं, और अगर मैं इतना सीख रहा हूं तो मतलब कितना मैं सीख सकता हूं, ऐसी फीलिंग हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो मैं उसके लिए एक राय दे सकता हूं। अगर आपके पास समय है, सीए इंडिया से बात कर लो, अगर वो आपको बूस्टर दे दें तो 1000 में देते हैं, हमारा एक मेन कोर्स हम बच्चों को एग्जाम से पहले। अगर वो कोर्स आपको मिल जाए, जनरली 3 से 4 दिन के लिए वेबसाइट पे भी आता है, अगर वो कोर्स आपको मिल जाता है तो आप वो ले लीजिए। हर एक चैप्टर आपका डिटेल में कवर हो जाएगा, उस बच्चे के लिए सिर्फ जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर भी बहुत सारा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, जो कंफर्टेबल है, जिसको चीजें समझ आ रही हैं, जिसका दिमाग काम कर रहा है, वो रिवीजन पे फोकस करे। नाउ विल स्टार्ट आपका चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में? 6 क्वेश्चन थे, 6 से 7, मतलब एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपके पेपर में आएगा, प्लस एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट। लो जी, लो जी, स्टार्ट करें। चैप्टर है आपका ऑडिट रिपोर्ट। इसके अंदर आपके स्टैंडर्ड आएंगे एसए 700, एसए 700, 701, 705, 706, 710। नाम पता है इनके? 700 बात करता है किस पे? ऑडिट रिपोर्ट। 701 बात करता है किस पे? की ऑडिट मैटर्स। 706 बात करता है किस पे? 706 पूछा मैंने, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। 705 बात करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। और 710 कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पांच सौ 570 बात करता है किस पे? 560 बात करता है किस पे? सब्सिक्वेंट। 550 बात करता है किस पे? 580 बात करता है। 510 बात करता है ओपनिंग बैलेंस, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तैयार हो इतने सारे स्टैंडर्ड करने के लिए? तैयार हो? कितने हो गए, काउंट करो। क्या बात है। लो जी, तैयार हो? पक्की बात है? चलो मैं पूछता हूं, रिकॉर्ड करूं तुम लोगों को? कर लो सर, कर लो। क्या रिकॉर्ड? लो जी, वीडियो बनाते हैं तुम्हारी। इधर वाले, ये लो जी, ये बालक है हमारे,
हाँ जी, बालक हैं ये इस बार आईसीआई का ग्रुप 2 सीए इंटर ऑडिट एग्जाम देंगे। बेटा तैयार हो अब आप लोग? पेपर देने के लिए तैयार हो? क्या अभी आगे 10 स्टैंडर्ड करने के लिए तैयार हो? क्या बात है, बहुत हाई एनर्जी के साथ हो आप। थकते नहीं हो क्या 8-8 घंटे? कोई आपको डोज दी जा रही है यहाँ पे अलग से? कोई अलग से डोज दी जा रही है या मजा आ रहा है? ऑडिट पढ़ने में मजा आ रहा है आप लोगों को? क्या बात है, तालियां बजाकर अपना स्वागत करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मेरे लिए भी मेमोरी हो गई। मैं जब भी कभी उदास होऊंगा, नाराज होऊंगा, ये वीडियो देख लूंगा, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि भैया इतने सारे बच्चे 8-8, 10-10 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्मीद है तुझसे, तुमसे भी है। बहुत बड़े। पीछे वालों क्या हाल चाल? मजा आता है तुम लोगों को? पीछे बैठ के तुम पवा ववा तो नहीं खोल रखा तुमने? दिखाओ, देखो ये कैसे, भाई साहब बढ़िया माहौल रखा है तुमने। चलो जी, पहला स्टैंडर्ड कौन सा है? कौन सा है? नाम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। क्या है जी? ऑडिट। हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट कौन बनाएगा? ऑडिटर बनाएगा। कौन सी कंपनी की रिपोर्ट बनाने वाले हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम आप एक को रिपोर्ट देखेंगे और सारे स्टैंडर्ड को यहां पे लिंक कर देंगे। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया मेमोरी मैंने क्रिएट कर दी आप लोगों की। लो, अब बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट। आपने इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपने रिलायंस की रिपोर्ट मेरे साथ अच्छे से समझ ली, आपके सारे स्टैंडर्ड हो गए। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें भी एक एग्जाम का क्वेश्चन बता दो। नहीं आया था ना, मारोगे आप पकड़ के। बेटा एक अटेम्प्ट में तो बता दिए थे सारे, काश वो दोबारा आए ऐसा कोई अटेम्प्ट। मई 22 का था ना वो, 16 क्वेश्चन आ गए थे लिस्ट से। पहली बार बताए थे और मैंने, उससे पहले कभी आज तक नहीं बताए। अरे बेटा वो मैंने कोई एनालिसिस की थी यार, उस टाइम बहुत सारे चेंजेस थे, अपडेट थे। आईसीआई भी मूड में था, सारे अपडेट पूछ लिए उसने भी। 16 क्वेश्चन, मतलब 14 या 16, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। आपको एक लिस्ट दी, मैंने कहा था बेटा 4-5 इसमें से आ जाएंगे, सारे आ गए। बच्चे कह रहे हैं पेपर तुमने बनाया था। ऐसा दोबारा हो जाए तो मजा आ जाए। एक बताने की कोशिश करूंगा फिर भी। यहां पे मैंने सुबह एक बच्चे को बताया है क्वेश्चन, यहां से एक देखो। एक बात तो बता देता हूं कि ऑडिट मैटर से ना अभी तक एमसीक्यू या डिटेल क्वेश्चन नहीं आया है। एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट में खेल रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम की ऑडिट मैटर। ठीक है, रियल लाइफ में बहुत हिट हो रहा है, तो यहां पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा। सबसे पहले जब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट का एक नाम होगा, और वो नाम क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स। सबसे पहले हम क्या रिपोर्ट का नाम देंगे? इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। आपको दिख रहा है? नहीं? हाँ ब्लर है तो वो ठीक हो जाएगी, अभी रुको। हो जा, हो जा, हो गई। देखो सीए बालक होते ही ऐसे है। आप लक्ष्मी नगर में रहते हो या पुणे में रहते हो तो कभी प्रेस्टीज पॉइंट पे देखना, आप शाम कैसे झोला लेके ना लटका हुआ ऐसे कोई आ रहा होता। एक दिन तो एक आंटी ने एक लड़के को रोक लिया, बोली बेटा रुक। उसने झोले में हाथ डाला, 10 रुपए का नोट दे दिया, खाना खा लियो। तो बेटा हमारा दोष नहीं, हमारा आधे पागल तो हो ही जाते हैं। लो जी, लो लो जी। सबसे पहले रिपोर्ट का नाम क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अब इस रिपोर्ट को हम किसी को एड्रेस करेंगे, किसको देंगे? टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, मेंबर को हम ये रिपोर्ट देंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहां पे क्या आ जाएगा?
मैनेजमेंट आ जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएगा। ये रिपोर्ट हम किस पे बना रहे हैं? रिपोर्ट ऑन दी ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर यहां पे स्टैंड अलोन है तो स्टैंड अलोन आ जाएगा, कॉन्सोलिडेटेड है तो कॉन्सोलिडेटेड। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट किसको जा रही है? मेंबर को जा रही है। क्या है जी? स्टैंड अलोन। इस रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज हो गया है। पहले रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग हुआ करता था, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले डिफाइन की जाती थी, लेकिन अब बोला जाता है भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है, यूजर को इससे कोई खास फर्क, हमें आप ओपिनियन बताओ सीधा सटीक कि आपकी ओपिनियन क्या है। तो सबसे पहला पैराग्राफ आज के दिन किसका बनाया जाता है? ओपिनियन पैराग्राफ का। और क्या लिखा जाता है? वी। अब ये ओपिनियन पैराग्राफ लिख रहे हैं हम। जनरली हम क्या करते हैं, अगर मुझको ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन देना है तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट का आईसीआई ने एक फॉर्मेट दे रखा है, मैं उस फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करता हूं, वहां ब्लैंक ब्लैंक आ रहा होता है, उसमें डेट डाल देता हूं, क्लाइंट का नाम डाल देता हूं और पेस्ट प्रिंट आउट करके साइन लगा के दे देता हूं। तो ओपिनियन पैराग्राफ हम लोग रीड करने वाले हैं, आपने ध्यान रखना है जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। लो जी, वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ऑडिट किसका किया? ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस कंपनी का किया जी। द लिमिटेड द कंपनी विच इंक्लूड, कुछ लिखना नहीं है, ज्वाइंट ऑपरेशन, इसके अंदर क्या क्या आता है? विच कंप्राइज द बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट कब की? डेट भी आएगी 31 मार्च 2021 या 31 मार्च 2025, जो भी साल खत्म हुआ है। द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल इंक्लूडिंग the statement of other comprehensive income, the cash flow statement, statement of the change in equity, and for the year ended and notes to the standalone financial statement, notes भी आते हैं, including a summary of significant accounting policy and other explanatory। उसने हर एक फाइनेंशियल के कैप्शन को क्या करा? बता दिया, डेट बता दी, कंपनी बता दी, ठीक है। इन आर ओपिनियन, अब बताएगा कि हम इन सब चीजों पे क्या दे रहे हैं? हमारी ओपिनियन। इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ our information and according to the explanation given to the aforesaid standalone financial statement give the information required by the, भाई कंपनीज एक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बने हैं एज अमेंडेड, एंड दे आर गिविंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया of the state of affair of the company as on 31st March, its profit including other comprehensive income, cash flow, change in equity for the year ended that date। मतलब इस पे हमारी ओपिनियन कैसी है? अब मैं अगर आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा हूं या कोई भी ओपिनियन दे रहा हूं, उसका कोई एक रीजन रहा होगा ना, व्हाई आई एम गिविंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू, व्हाई आई एम गिविंग यू ए क्वालिफाइड ओपिनियन, कोई तो रीजन होंगे। तो सेकंड पैराग्राफ क्या बनता है? बेसिस ऑफ आवर ओपिनियन। भाई हमारी ओपिनियन का बेस तो क्या कहता है? देखिए बेस क्या होगा सर? भाई हमने सारे एविडेंसेस ले लिए, इंडिपेंडेंट है, सारी एक्सप्लेनेशन दे दी, सारी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, यही तो बेस है। क्या कहता है? देखिए, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट ऑफ द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हमने हमारा ऑडिट किया है एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 143। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 143(10) of the Act, our responsibility under those standards are further described in the auditor responsibility for the audit on the standalone financial statement section of our report। कह रहे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है इस सेक्शन में, और हमने हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिपोर्ट के अंदर एक हमने सेक्शन बनाया है, किस नाम से? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। वहां पे हमने हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ दी है, आप जाकर पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इसमें लिखूंगा तो बहुत लंबा पैराग्राफ बन जाएगा, इसलिए एक पूरा सेपरेट पैराग्राफ बना दिया। वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी, हम क्या है जी? इंडिपेंडेंट है इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ एथिक्स इश्यू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो आपके चैप्टर 1 में आ जाता है, टुगेदर विद द एथिकल requirements that are relevant to our audit of the financial statement under the provision of the act and the rules made thereunder। हम इंडिपेंडेंट हैं, हमने सारी एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर दिया है। इन अकॉर्डेंस विद दीज रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स, जो भी रिक्वायरमेंट थी सबके हिसाब से हमने सारी एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। कितने पॉइंट आए अभी तक? 4। हमने हमारा ऑडिट किया है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में लिखी है, हमने सारी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। अब कहता है, पहले अपने बारे में बताया, अब कहता है वी बिलीव। कभी आप लोगों ने पढ़ा है ना इतने डिटेल में, या पहली बार पढ़ रहे हो? क्या होगा? वी बिलीव द ऑडिट एविडेंस
we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial। कह रहे हमने जो एविडेंसेस लिए हैं वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है हमारी ओपिनियन के लिए। अगर कोई चैलेंज करता है कोर्ट में केस फाइल करे, हम हमारे वर्क पेपर्स दिखाएंगे और प्रूव करेंगे कि हमने हमारा ऑडिट सही किया है। 5 बातें की उसने बेसिस ऑफ ओपिनियन में। क्या क्या? हमने हमारा ऑडिट स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में लिखी गई है, हम इंडिपेंडेंट है, कोड ऑफ एथिक्स की सारे एथिकल रिक्वायरमेंट पूरा किया है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेके हमने हमारा ओपिनियन फ्रेम किया है, बेसिस ऑफ ओपिनियन। ठीक है। फाइनेंशियल में क्या क्या आ गया था ऊपर आपका ओपिनियन पैराग्राफ में, हमने किस कंपनी का ऑडिट किया है, किस डेट पे किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं, और हम एक ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन दे रहे हैं। आगे आ जाओ जी। मेन ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ हो गए। अब आगे बात करते हैं। अब 2 स्टैंडर्ड में आपको एक साथ समझा रहा हूं, एसए 706 एंड 701। ध्यान से सुनना। एसए 701 जो कि बात करता है की ऑडिट मैटर्स की। बेटा किताब में कुछ नहीं है, सब कुछ इधर है, तो मुझे सुनेंगे ध्यान से। एसए 701 बात करता है की ऑडिट मैटर्स की। सर ये की ऑडिट में तीन ऐसे एक साथ करवाऊंगा, बल्कि 701, 706 और एक 570 का रेफरेंस, 570 गोइंग कंसर्न। सर आप अलग अलग करवाओ भैया, मैराथन है, आपको इंटरलिंकिंग समझनी पड़ेगी। 70 बात करता है की ऑडिट मैटर्स। देखो नाम में पता चल रहा है की ऑडिट मैटर्स, कि भाई आपने अपना ऑडिट कंप्लीट कर लिया है, अगर आपके पास कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो आपके हिसाब से क्या है, की हैं, वो आप अपनी रिपोर्ट में डाल दो। और ये कौन सा स्टैंडर्ड बात करता है? एसए 701। सर अब ये की ऑडिट मैटर क्या होता है? ये आपका जजमेंट है। ये क्या है भाई? कौन सा मैटर की होगा, कौन सा मैटर की नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा? तो ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है कि मेरे हिसाब से कौन सा मैटर बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब यहां पे कीवर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सिग्निफिकेंट भी नहीं, अब ऐसे कहते थोड़ा और दम लगाओ, बहुत ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट है। बस डिफरेंस यही है की का। अगर मैं मोस्ट हटा दूंगा तो वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा, फिर आप उसको की से हटा के किसी दूसरे पैराग्राफ में डाल सकते हो। तो क्या कहते हैं? कौन सा मैटर आपके हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है, उन मैटर्स को। क्या हम उन मैटर को मैनेजमेंट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करते हैं? क्या मैनेजमेंट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ मैंने सिग्निफिकेंट भी मैटर डिस्कस किए होंगे? तो कह रहा है जो मैटर आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करते हो ना, उनमें से कौन से ऐसे मैटर है जो आपके हिसाब से क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, उनको निकाल के आप डाल दो एक सेपरेट पैराग्राफ में जिसका नाम है की ऑडिट मैटर्स। सर क्यों डाल रहे हो? की ऑडिट मैटर क्यों डालना है रिपोर्ट में? भाई आपने एक रिपोर्ट में ओपिनियन तो दे दी, ओपिनियन से यूजर को कुछ पता चला, भाई सब कुछ सही है, ठीक है, ले लो डिसीजन। अरे कुछ तो बता दो कंपनी के बारे में, क्या कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक है? अब एक बात बताओ, आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, आप मुझे एक बात बताओ, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर। आप यार पढ़ते हो थ्योरी कंटेंट, मैं कहता हूं दिमाग लगाना स्टार्ट करो, सब कुछ अपने आप बोल के ऊपर आएगा। देखो मैं बोल रहा हूं, मैं लिखा हूं, अब आप अपनी जजमेंट लगाओ बेटा, आप अपना दिमाग लगाओ, कौन सा मैटर आपके हिसाब से सिग्निफिकेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है? हैंड रेस करके बताना है। नहीं बेटा अब तो आप ऑडिट कर चुके हो, अब या तो आपको फ्रॉड मिल चुका है, चांसेस ज्यादा हो, इट्स नॉट ए मैटर। अगर मिल गया फ्रॉड, तो एक बात बता बाबू, अगर कोई फ्रॉड मिला, वैसे मैंने कंसेप्ट नहीं समझाया, तो अभी मैं शायद तुम गलत आंसर दो तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं उस चीज को। चलिए अभी आंसर गलत है, बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए मैं कंसेप्ट समझा दूं पहले। हाँ जी देखो, इन्होंने बोला अगर फ्रॉड मिला तो वो एक की ऑडिट मैटर है। मैं कहता हूं जी हाँ ये बिल्कुल सही है, वो एक की ऑडिट मैटर है, लेकिन फिर भी वो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर फ्रॉड मिला है तो हो सकता है मैं अपना ओपिनियन ही ट्रू एंड फेयर ना दूं, तो फिर मैं ओपिनियन ही चेंज कर दूंगा, तो वो मैटर कहां आएगा? बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में। समझ आई मेरी बात? तो की ऑडिट मैटर के कौन से मैटर की ऑडिट मैटर, ये अभी आपको इतना नहीं पता चलेगा कौन सा कहां आएगा, वो उसके लिए कंसेप्ट कंप्लीट होने दो भैया। की मैटर वो हो सकता है जहां पे जजमेंट यूज हो,
बहुत हैवी जजमेंट यूज हो, एस्टिमेशंस लगाए गए हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज को गलत तरीके से, गलत नहीं बोलूंगा, डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट किया हो, आया ना। इन मैटर को, ऐसे केसेस को आप क्या बोल सकते हो, यूजर को बताना चाहिए। तो इन चीजों को हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालेंगे ताकि यूजर को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, ठीक है जी। बाकी अभी आगे डिस्कस करेंगे। की ऑडिट मैटर समझ आया। जो की ऑडिट मैटर होता है वो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल से भी हो सकता है, मतलब ऐसी चीज जो बिजनेस के फाइनेंशियल में नहीं आ रही है बट मुझे यूजर को बताना है, वो भी की ऑडिट मैटर हो सकता है। उसके बाद आता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ, एसए 706। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, देखो पहला ही वर्ड क्या है, वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन समथिंग। हम किसका ऑडिट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसका मतलब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं, बताना चाहता हूं, रेलेवेंट है किसके लिए, यूजर के लिए। तो कोई एक ऐसा पॉइंट जो फाइनेंशियल में आ रहा है और आपको लगता है कि वो सिग्निफिकेंट है और आपको लगता है वो की नहीं है, लेकिन क्योंकि की होता तो कहां डाल देते, आपको लगता है सिग्निफिकेंट तो है लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो मैं कहूंगा ठीक है, फिर इसको की ऑडिट में मत डालो, कहां डाल दो, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। क्योंकि वो मैटर फाइनेंशियल में कहीं आ रहा है तो मैं रेफरेंस भी दे दूंगा कि देखो भैया ये मैटर फाइनेंशियल में आ रहा है और यहां पे दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो। सर कोई ऐसा मैटर है जो फाइनेंशियल में लेकिन वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो कहां जाएगा, और अगर वो मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट मैटर है तो कहां जाएगा, अदर मैटर। तो अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर ऐसे पैराग्राफ आते हैं जो फाइनेंशियल में नहीं आ रहे। एग्जाम्पल, ऐसे 299 के अंदर ज्वाइंट ऑडिटर है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 एफआरएफ के बने हैं। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं भाई एक अदर इंफॉर्मेशन है, ये आप देख लो, मैंने अदर मैटर पैराग्राफ में डाल दिया, समझ आया। क्या ऐसा हो सकता है मैं एक मैटर को की में भी डाल दूं और एक में एम्फेसिस में भी डाल दूं, एक मैटर एक जगह पे ही आएगा। तीसरी बात, क्लाइंट का गोइंग कंसर्न पे कुछ अनसर्टेनिटीज हैं। मेरे को गोइंग कंसर्न अजम्पशन सही लग रही है, ऐसे 570 वे क्लाइंट के फाइनेंशियल सही बने हैं बट कुछ अनसर्टेनिटीज नजर आ रही हैं। तो आप बताना चाहोगे यूजर को, कौन से पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दोगे, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बकायदा एक पैराग्राफ। देखो अब गोइंग कंसर्न के लिए कुछ अनसर्टेनिटी है तो क्या है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर हो गया, तो इसका मतलब दिस इज ए की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। लेकिन हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आईसीआई कहता है एक सेपरेट पैराग्राफ जाएगा जो कि बात करेगा गोइंग कंसर्न की। किसकी बात करेगा, तो आप मुझे बताओ जब किसी चीज के लिए एक स्पेसिफिक जगह बनी हुई है और उस जगह पे मुझे अनसर्टेनिटी भी मिल रही है तो वो मैटर मैं गोइंग कंसर्न में डालूं या की में डालूं, गोइंग कंसर्न में डालो सर। लेकिन सर मैटर का नेचर तो की भी है, तो की मैटर के अंदर एक रेफरेंस डाल दो, सिर्फ क्या डाल दो, रेफरेंस डाल दो गोइंग कंसर्न पैराग्राफ का। अब आपको ये समझ आया ना, की मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट, गोइंग कंसर्न में कुछ अनसर्टेनिटी है तो गोइंग कंसर्न में जाएगा, फाइनेंशियल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है आप बताना चाहते हो एम्फेसिस में जाएगा, उसके अलावा कोई मैटर है सिग्निफिकेंट है अदर में जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट है की में जाएगा। आया ना। एक और बात, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट अगर आपके कंसेप्ट के लिए तो आप पकड़ लोगे चीजों को। गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है और क्लाइंट ने उस अनसर्टेनिटी को सही से डिस्क्लोज नहीं किया। पहले वाले केस में अनसर्टेनिटी थी और उसने डिस्क्लोज कर दिया था, मैं मान के चल रहा था, तभी मैंने उसको गोइंग कंसर्न में बस एक रेफरेंस दिया था कि भैया ऐसा है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं गोइंग कंसर्न पे अनसर्टेनिटी है, क्लाइंट को डिस्क्लोज करना चाहिए ना भाई, फाइनेंशियल तो आप बना रहे हो, मेरी ऑडिट रिपोर्ट अलग है, क्या क्लाइंट को उस अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए, नहीं किया, क्या करोगे, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में आएगा, की में आएगा, एम्फेसिस में आएगा, अदर में आएगा, कहां आएगा, बताओ जी। अब इसकी वजह से आप कर दोगे अपनी ओपिनियन चेंज, क्योंकि अब वो फाइनेंशियल सही नहीं है और ओपिनियन चेंज हो गई तो आपको बताना पड़ेगा बेसिस ऑफ ओपिनियन। जब आपने बेसिस ऑफ ओपिनियन में बात कवर कर ली तो अब गोइंग कंसर्न में क्यों जाएगा, आया ना। कंफ्यूजिंग किन किन को लग रहा है, हैंड रेज कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा समझाएंगे। और किसी को ना समझ आया हो तो
हाँ, लाइव में क्या सभी को समझ आया? जल्दी बताओ। लाइव में यूट्यूब पे जो देख रहे हैं दोबारा सुनिएगा। एक नया एग्जांपल ले रहा हूं, और जो रियल हमने यहां रिलायंस का रियल लाइफ का उठा लेते हैं। रिलायंस ने अपनी लाइफ ऑफ एसेट्स चेंज कर दी, कर सकती है क्या? कर दी उसने। उसके हिसाब से पीपीएनई हमारी 10 साल नहीं 50 साल चलेगी, तो 50 साल के हिसाब से अब डिस्क्लोज कर रही है, डेप्रेशन लगा रही है। अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या कर दिया? अब ये क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है या नहीं है? मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है तो कहां जाएगा? और सिग्निफिकेंट है तो अदर मत बोल बेटा, एम्फेसिस, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है, एम्फेसिस। लेकिन हमारे हिसाब से उसने लाइफ गलत एसेस कर दी, उसने मिसस्टेटमेंट कर दी। अब कहां जाएगा मैटर? अब आप ओपिनियन चेंज करोगे और मैटर कहां जाएगा? बेसिस ऑफ ओपिनियन। मतलब ऐसा मैटर जिसकी वजह से आपकी ओपिनियन चेंज हो रही है, तो वो मैटर जाएगा आपका बेसिस ऑफ ओपिनियन में। अगर आपका किसी मैटर की वजह से, थंब रूल सुन लो, किसी भी ऐसे मैटर की वजह से आपकी ओपिनियन चेंज नहीं हो रही है, बट वो इंपॉर्टेंट है, चाहे गोइंग कंसर्न है, चाहे वो की है, चाहे अदर है, चाहे एम्फेसिस है, तो वो उन रेलेवेंट पैराग्राफ में जाएगा। और आखिरी में बकायदा एक लाइन लिखेंगे हम, क्या? कि वी आर नॉट मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ दिस मैटर, कि हम हमारा ओपिनियन इस मैटर की वजह से मॉडिफाई, अगर हम ओपिनियन मॉडिफाई करते तो मैटर वहां से उठ के कहां चला जाता? बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर। बात समझ आई? तो एक पैराग्राफ हमने सबसे पहले लिया, तो इंपॉर्टेंट बातें क्या हुई? अब आप समझो एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिट रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। बाकी सारी बातें तो जनरल है, हाँ या ना? इसके अलावा एक कारो की रिपोर्ट बनाते हैं हम कंपनीज के केस में, कारो 2020। कारो 2020 बेसिकली एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। कंपनी की एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है आपको एक एडिशनल रिपोर्ट देनी है, और उस रिपोर्ट का नाम क्या रहेगा? भाई क्यों ले रहे हो? उसने कहा देखो आपने मेन ऑडिट रिपोर्ट में क्या बताया? ओपिनियन। और आपके हिसाब से, आप कौन ऑडिटर, एक राडो पहना दी तो आपका हिसाब चेंज हो जाता है, हाँ या ना? हाँ या ना? आपका हिसाब तो जजमेंट है। अब आप जजमेंट में 5 मैटर की थे मान लो, किसी दूसरे आपके लिए 3 थे, कोई चैलेंज कर सकता है आपको? और आपके लिए तो था ही नहीं कोई मैटर की, ऐसा भी हो सकता है। आपको एक लग्जरी गाड़ी मिली, ऑडिट फीस बढ़ गई, आप भाई वो कितनी भी ऑडिट फीस बढ़ा दे, कोई चैलेंज थोड़ी ना कर सकता है। एक क्लाइंट है मेरी, पिछले साल 10 लाख रुपए ऑडिट फीस थी, इस बार 1 करोड़ है। 90 लाख रुपए ऑडिट फीस मेरी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? मेरा जजमेंट चेंज हुआ था पिछले साल। मैंने कहा मैं ब्लैक में रिश्वत नहीं लूंगा, क्लाइंट ने कहा ठीक है व्हाइट में देंगे, ऑडिट फीस बढ़ा देते हैं, कोई चैलेंज कर सकता है? तो मैं, सरकार कहती है तो तुम्हारी जजमेंट है, कभी भी बदल जाएगी। तुम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पता नहीं क्या डालो, क्या ना डालो, क्या छोड़ दो, मैं बताऊंगी तुमको। कि एक यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, हमारे लिए कंपनी की कौन सी मेन बातें हैं? उसकी फिक्स एसेट्स मेरे लिए मेन है, इन्वेंट्री मेन है, लोन्स मेन है, बोरोविंग मेन्स है, ठीक है, डायरेक्टर्स के लोन्स मेन है, ये सारी मेन मेन बातें वो पिक करती हैं। कितने बच्चों ने कारो 2020 का रखा है? जिन्होंने नहीं कर रखा है कर लो, 8 नंबर तक का पेपर में आएगा, 5 घंटे का पूरा डिटेल वीडियो यूट्यूब पे है, एक एक क्लोज आपके ऑन फिंगर टिप्स होगा, ये मेरी गारंटी है। उस लेक्चर के बाद एक एक क्लोज सब कुछ, बाद में फिर एक 25 मिनट का रिवीजन वीडियो है। तो कारो 2020 की एक अब ऑडिट रिपोर्ट चल रहा है ना हमारा, तो हमें कारो 2020 साथ में लेके चलना पड़ेगा। कारो 2020 भी ऑडिटर से एक रिपोर्ट बनवाई जाती है जिसमें यूजर को स्पेसिफिक बातों पे पता चलता है। गवर्नमेंट कहती है यहां नहीं छोड़ेंगे तुमको। तुमने तुम्हारा ऑडिट किसके बेस पे किया है? कंट्रोल के बेस पे। एक और रिपोर्ट बनाओ आइकोफर, तुम बताओ कि तुमने जो ऑडिट किया है कंट्रोल बेस किया और कंट्रोल क्या है तुम्हारी ओपिनियन में सही है, उस पर भी ओपिनियन दो। तो टोटल कितनी रिपोर्ट हो गई? ऑडिट रिपोर्ट, आईएफसी रिपोर्ट, कारो 2020। इसके अलावा अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग रिपोर्ट बढ़ जाती है, जैसे बैंकिंग में एक एलएफए जाता है, अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं, वो एक अलग चीज है। समझ आया? अभी ऑडिट रिपोर्ट 700 की बात कर रहे थे, अगला पैराग्राफ क्या आ गया? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्या मजाक चल रहा है ये?
ब्रेक चाहिए क्या लैपटॉप को? आप लोगों को तो नहीं चाहिए ना? बस लैपटॉप को हम संभाल लेंगे। कहां से लाते हो इतनी एनर्जी यार, हमें भी बता दो। मुझे तो आपसे मिल जाती है। बंद करके ओपन करते हैं। और एक कारो 2020 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जाने से पहले वो देख के जाना, ठीक है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है सीए फाइनल का, आप लोग करके जाना। किसी को पेज नंबर याद है क्या? 225। लो जी, अगला पैराग्राफ क्या आता है? बेटा ये अगर अच्छे से कर लिया ना, हमारे सारे स्टैंडर्ड निपट जाएंगे। लो, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का मतलब क्या है? एक ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल में आ रहा है। अगर मैं यहां पे यूजर का अटेंशन लेके आऊंगा तो क्या मुझे उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियल में कहां आ रहा है? पढ़ना स्टार्ट करें। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर 31B एंड 41(1) ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेफरेंस दे दिया कि नोट वो वाला है। In respect of the scheme of amalgamation of wholly owned subsidiary with the company approved by the Honorable National Company Law Tribunal, Mumbai, wherein the financial information have been restated from the appointment date and not from the earliest date presented in accordance with Ind AS 103 as per the general circle number this and this. Basically उन्होंने डेट डिफरेंट ले ली, ठीक है, सर्कुलर की डेट से अलग ले ली। एंड बिकॉज ऑफ दिस and laws due to this takeover of borrowing and consequential adjustment for reversal thereon in the statement of profit and loss upon the scheme become effective. Our opinion is not modified in respect of this matter. अगर modified होती तो मैटर कहां चला जाता? समझ आया? अब बात करेगा कौन से मैटर की? सर अदर मैटर नहीं आया, नहीं होगा। आया ना, मैंडेटरी थोड़ी ना अदर डालना, कैन भी ऑप्शनल है। क्या मैंडेटरी है? अरे भाई मैंडेटरी है, मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं एमसीक्यू के लिए। ये जो एक्टिंग है ये वैसे ही नहीं कर रहा हूं ताकि याद रहे। मैंने बोला अदर नहीं आ रहा, नहीं होगा। कैम नहीं आ रहा, होगा। मैंडेटरी है। सर मैटर ही नहीं है तो भी लिखो मैटर नहीं है, पैराग्राफ तो आएगा। की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर, अब पढ़ना जरा, यही डेफिनेशन फिर आप बुक में पढ़ोगे। की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर दैट इन आर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन आर ऑडिट ऑफ दी स्टैंड अलोन फाइन, और स्टैंड अलोन में आएगा, स्टैंड कंसोलिडेटेड में नहीं। इन द फाइनेंशियल ईयर एंडेड दिस, these matter were addressed in the context of our audit of standalone financial statement as whole and forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matter for each matter below. अब आपको है ना की ऑडिट मैटर में और एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। सरकार कहती है अब कोई मैटर इतना सिग्निफिकेंट है तो ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेंगे कि आपने सिर्फ मैटर बता दिया और काम खत्म ना। एडिशनल बातें बताओ, क्या कि ये मैटर की है, ये भी बताओ ये की क्यों है। मतलब की है ठीक है, ये आपका जजमेंट था ना, ये भी बताओ ये की क्यों है, और आपको इसने अपने ऑडिट में इस मैटर को आपने अपने ऑडिट में इसको कैसे डील किया ये भी बताओ। समझ आ रहा है? मैटर की है क्यों है, आपने कैसे डील किया ये भी बताओ। कह रहे डिस्क्रिप्शन हमने नीचे बनाया, वहां पे हमने डिटेल दी है। वी हैव डिटरमाइन द मैटर डिस्क्राइब बिलो टू बी द की ऑडिट मैटर टू बी कम्युनिकेटेड इन आर। एक की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में डाल दें सीधा, या पहले भाई दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करोगे? We have fulfilled the responsibility described in the auditor responsibility for the audit of standalone financial statement section, ऊपर भी आया था, including in relation to these matter. Accordingly, our audit including the performance of procedure designed to respond, हमने प्रोसीजर डिजाइन किए हैं टू रिस्पॉन्ड आर असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
The result of our audit procedure including the procedure performed to address the matter below provide the basis of our audit opinion on the company's standalone financial statement. अब नीचे क्या आ गई पूरी डिटेल. पहले पैराग्राफ में क्या लिख रहा है कि की ऑडिट मैटर क्या है एंड हाउ आर ऑडिट एड्रेस द की ऑडिट मैटर. दिख रहा है ना. एक मैटर पढ़ लो बेटा. क्या कहता है कैपिट ये क्यों मुझे ले रहा है. 250 था ना. टू 26 दे रहा हूं बस यार 10 मिनट. लो जी. एक्चुअली फाइल बहुत हैवी है ये. आखिरी पॉइंट पे आके अटका दिया इसने भी. हाँ हाँ बेटा ठीक कर रहे हैं. फुल स्क्रीन ले आओ. देखो जी. जय हो श्री कृष्णा. लो जी. कैपिटलाइजेशन एंड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. इसने की ऑडिट मैटर कौन सा उठाया. कैपिटलाइजेशन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ पीपीएन. नहीं याद है मैं आपको एक जिंदल का एग्जांपल देता था और प्लांट का. मैं आपको मैटर कौन सा बताता था वो 2009 का या 10 का. सेम मैटर देखो आज भी 2022-23 में. ये 19 की रिपोर्ट है सॉरी 20-21 की. तब भी उसी तरह के मैटर हैं. सेम मैटर मैंने अपनी क्लास के एग्जांपल में 2019 से दे रहा हूं जब मैं की आया भी नहीं था क्योंकि वो मैटर इतना सिग्निफिकेंट था. जहां पे जिंदल कह रहा था कि भैया हम तो कैपिटलाइज करेंगे. हम कह रहे थे इंडेस के हिसाब से नहीं हो सकता. बाद में हमने करवा दिया था. तो वो की था. तो क्या कहता है देखिए. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31st the company has incurred capital expenditure on various projects including capital work in progress and intangible asset under development. Further item of PP&E that are ready for its intended use. देखो बेटा आप लोग अभी तक पढ़ते थे put to use. Now it's intended use. अब गेम यही हो जाते हैं ना. वो कहते हैं मेरा तो इंटेंडेड यूज यही था हो गई कंप्लीट. आप कहते हैं इंडेस के हिसाब से तो कंप्लीट. अरे मेरे लिए हो गई. मैंने 3 पहिए पे गाड़ी चलानी है ये मेरा इंटेंडेड यूज था. मैं नहीं बना रहा एक और पहिया. अब मैनेजमेंट क्या है जजमेंट लगा रही है यहां पे. कह रही हमने तो यही हमारा इंटेंडेड यूज था हम तो कैपिटलाइज करेंगे. सामने वाला कहेगा अभी तो ये रेडी नहीं है कैपिटलाइज कैसे करोगे. वो कहेगा इंटेंडेड यूज हमारा ये था हम प्रूव कर देंगे. यहां वर्ड क्या है इंटेंडेड यूज. as determined by the management have been capitalized in the current year. Judgment is involved to determine that the aforesaid capitalization meet the recognition requirement under Ind AS, especially in relation to determination of whether the criteria of intended use of management has been met. समझ आई बात. Further, in the current year, company has reassessed the useful life of its plant and machinery from 25-35 years to जजमेंट है भाई हमारी मशीन बढ़िया खरीदी थी हमने. पहले 25 थी अब 50 हो गई. असेसमेंट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट टेक्निकल assessment consideration of historical experience anticipated technological change etc. 2 जगह जजमेंट वाले क्वेश्चन आ गए. Accordingly, the above has been determined as a key audit. भाई इतना ज्यादा जजमेंट है इसलिए हमारे हिसाब से क्या है. अब हमने कैसे डील किया. Our audit procedure included and not limited to the following. कह रहे हैं हम सिर्फ मेन बातें बता रहे हैं यहां पे. हमने पता नहीं कितना कुछ किया होगा. सब कुछ थोड़ी ना लिख देंगे. एग्जामाइन द मैनेजमेंट असेसमेंट. अब बेटो आप देखो अगर आप ऑडिटर वाले दिमाग से खेलने लगोगे तो आप खुद ही लिख दोगे सबके आपने क्या क्या किया होगा. मैनेजमेंट ने यूजफुल लाइफ चेंज की है. आप मैनेजमेंट का जजमेंट लोगे वर्किंग लोगे
एक्सपर्ट की जो भी वर्किंग है वो लोगे, टेक्निकल असेसमेंट रिपोर्ट्स लोगे, उन सबको वेरीफाई करोगे, और हो सकता है मैं भी एक्सपर्ट हायर कर लूं। तो क्या कहता है, एग्जामाइन द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द अजम्पशन कंसिडरेशन इन एस्टिमेशन ऑफ यूजफुल लाइफ। हमने मैनेजमेंट की जजमेंट को चेक किया, हमने यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ को चेक किया विद रिस्पेक्ट टू कंपनी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल इवैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट अपॉइंटेड बाय। अब ये बताओ यहां कौन सा एस्से लगेगा? जब मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की रिपोर्ट रेफर कर रहे हो, कौन सा एस्से नंबर 500 ऑडिट एविडेंस का काम करेगा ये। और अगर यहां पे वर्ड मैनेजमेंट हटके ऑडिटर हो जाता तो बताओ क्या होता? एस्से नंबर 620। बेटा 402 अलग चीज है, ठीक है, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। तो यहां पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो वो एक एविडेंस है सिर्फ, ठीक है। इसमें हम तीन चीजें देखते हैं, कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस, पर्पस। एस अच्छा आ ही गया आपके एसए की बात नीचे आ गई। एसेस द ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ कंपनी एक्सटर्नल स्पेशली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ये हमारी एसए की रिक्वायरमेंट है ना। उसके बाद क्या कहता है, एसेस द नेचर ऑफ एडिशन मेड टू द प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट ऑन ए टेस्ट चेक बेसिस, सैंपल बेसिस टू टेस्ट वेदर दे मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एस मेंशन इन द इंड एस। Assess the impact recognized on account of change in the useful life and disclosure made on the financial statement। हमने इम्पैक्ट भी निकाला है कि भैया इन दोनों के इम्पैक्ट कितना आ रहा है, भाई इन्होंने जो लाइफ चेंज किया उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट आ रहा है, और इन्होंने जो रिकॉग्नाइज किया है उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट आ रहा है, ये भी उन्होंने डिटेल में बताया है। और उसके बाद सारे की ऑडिट मैटर उन्होंने वन बाय वन करके यहाँ पे दिए हैं। और एक पॉइंट देखो, इंपेयरमेंट पे भी आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, रिलायंस जैसी कंपनी इंपेयरमेंट कर रही है, समझ रहे हो। कुछ बच्चे शेयर मार्केट में डील करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है, देखा करो आप बेटा इंपेयरमेंट कैसे होता है, क्यों होता है। इंपेयरमेंट का मतलब क्या है पता है आप लोगों को? एक होता है डेप्रिसिएशन, जब भी इंटेंजिबल का क्वेश्चन आए पेपर में या डेप्रिसिएशन का आए, अब डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल में, इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन बोलते हो आप, उसमें आपने एक पॉइंट हमेशा ऐड करना है इंपेयरमेंट का। इंपेयरमेंट क्या होता है, अगर मेरी एसेट मैंने खरीदी और वो अपनी जो भी यूजफुल लाइफ है उसमें मुझे वो प्रॉपर रिटर्न्स देने वाली है, तो हम जनरल डेप्रिसिएशन लगाते हैं ताकि हम बाद में दोबारा से उसे रिप्लेस कर पाए। लेकिन आपने अगर कोई एसेट खरीदी आज, उसकी लाइफ है 10 साल, 10 साल, लेकिन आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो कि जितना इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जितना ये मुझे निकाल के देगी, जिससे कि मैं इसकी रिटर्न, आपको आज मशीन खरीदते हो उससे ज्यादा रिटर्न निकालते हो ना उसकी वैल्यू से, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो यार ये मशीन तो, अब मेरे पास कस्टमर ही नहीं है, माल बना के बेचू किसको, और 10 साल में मैं इतना माल नहीं बना पा रहा कि इस मशीन की वैल्यू, और आप लगा रहे हो क्या डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को रिकवर कहां से करूंगा, कर ही नहीं सकता, उसके कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही डेप्रिशिएट हो गई मशीन। क्यों? क्योंकि मैं उसको यूज ही नहीं कर पा रहा। मेरे पास 80% 100 क्वांटिटी बनाने की कैपेसिटी, मैं 40 ही बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास कस्टमर ही नहीं है। ऐसे केस में जब कंपनी का बिजनेस ही ना हो, हम मशीनों को कहते हैं फिर 10 साल तक बुक्स में रखने का कोई मतलब नहीं है इनको। इस पे क्या लगा हुआ आप, आज ही इसको देखो, बुक वैल्यू क्या है, फ्यूचर की सारी सेल को प्रोजेक्ट करो, बहुत टफ जॉब है ये। हम कस्टमर के एडवांस ऑर्डर लेते हैं, भाई कंपनी के कौन कौन से एडवांस ऑर्डर है क्या है, उससे पहले वैल्यू निकालते हैं, क्या फ्यूचर में कितना कमा सकते हो। लेकिन आपने फिर कॉस्टिंग एफएम में पढ़ा होगा, फिर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर प्रेजेंट वैल्यू कम आ रही है तो मैं जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको क्या कर देता हूं, इंपेयरमेंट। समझ आ रही है बात, मतलब उसकी वैल्यूज को हम गिरा देते हैं, ये आप पढ़ोगे। तो यहां पे इस तरह से उसने सारे की ऑडिट मैटर डाले। फिर एक पैराग्राफ आ गया, कोई अदर लीगल रिक्वायरमेंट है क्या, हमने कहा है जी, एक कारो की रिपोर्ट भी बनती है, और वो रिपोर्ट हमने कहा अलग से हमने दे दी है, एनेक्सर के अंदर पढ़ लेना। तो इस तरह से रिपोर्ट बन गई पूरी, सारे पैराग्राफ्स आ गए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। उसके बाद हमने कारो की रिपोर्ट बना दी, ठीक है, कारो के सारे पॉइंट आ गए। फिर हमने आईएफसी की रिपोर्ट बना दी, आईको फॉर इंटरनल कंट्रोल, और बाद में क्या करेंगे हम, साइन कर देंगे। ये हमने ऐसे 299 में भी देखा, दो फर्म है, दो पार्टनर है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर का नंबर, यूडीआईएन नंबर। यूडीआईएन समझते हो? कितने बच्चों को यूडीआईएन नहीं पता, हाथ उठाओ। आपके बेटा ऑडिट में नया कंसेप्ट आया है, पेपर में आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है, 4 नंबर का
आ चुका है एमसीक्यू में। यूडीआईएन का डिस्कशन करेंगे, है ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में ही है शायद, ये चैप्टर 9 में था, ऑडिट रिपोर्ट में है ना। हाँ, तो दोनों का डेट आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा। दिस इज ऑडिट रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट आपने देखी। अब हम चलते हैं हमारी बुक पे। अब आपको एग्जाम के क्वेश्चन बताता हुआ चलूंगा मैं। सबसे पहले ऐसे आता है एसए 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं हमारे, एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और एक, हाँ जी, कितने बच्चों को नहीं पता, दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, कौन कौन से? एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, दूसरा कंप्लायंस फ्रेमवर्क। पता है क्या होते हैं भाई? देखो, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में तो नाम में ही आ रहा है कि आपको क्या करना है, सिर्फ कंप्लाई करना है, जैसा है वैसा। कारो 2020 बोल लो एक बार, देसी एग्जांपल। हालांकि कारो 2020 कोई फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं भाई। जो क्लोज है वहीं पे, उसी पे आप रिपोर्ट करोगे, तो ये क्या हो गया? कंप्लायंस, ना ऊपर ना नीचे। तो हम बोलेंगे कि भैया ये इसी तरह से प्रिपेयर हुआ है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या होता है? देखो नाम क्या है, फेयर। इसका मतलब आप चीजों को एडिशनल रिपोर्टिंग भी कर सकते हो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। वेरी रेयर सर्कमस्टांस में अगर आपको लगे कि किसी चीज को हटाने से बेटर प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो आप हटा भी सकते हो। बट पहले मैंने एक वर्ड अटैच कर दिया, क्या? इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांस दिस इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो क्या कहता है भाई? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर दो तरह के फ्रेमवर्क आते हैं जो हम कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए बनाते हैं फाइनेंशियल। एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एफआरएफ दैट रिक्वायर कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ, जैसे आपका शेड्यूल 3 वगैरह है। एंड एक्नॉलेज दैट क्या मैनेजमेंट में प्रोवाइड डिस्क्लोजर बियॉन्ड दो स्पेशली रिक्वायर बाय द फ्रेमवर्क। आप उससे ज्यादा भी जा सकते हो। मैनेजमेंट में डिपार्ट फ्रॉम ए रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ब्रैकेट में क्या है? इन वेरी रेयर केस। एग्जांपल हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लायंस क्या है? एफआरएफ रिक्वायर कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क बट डज नॉट कंटेन एक्नॉलेजमेंट एज अबव। जो है हमने उसको कंप्लाई कर दिया, बस। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सही बनाए गलत बनाए, जो कानून की रिक्वायरमेंट थी हमने उसको पूरा कर दिया है। उसके बाद देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वो आपको पता ही है बेटा। आपने एक ओपिनियन फ्रेम करनी है फाइनेंशियल के ऊपर। आप ओपिनियन जब फ्रेम करोगे तो किन किन चीजों को कंसिडर करते हो भैया? अभी आप पढ़कर आए हो कि हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिए हैं। एक मैंने आपको बात बताई थी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की, तो आपने जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट थी उसकी क्या देख ली है? मटेरियलिटी। ज्यादा है तो मैनेजमेंट से आपको सही करवाना। आपने डिस्क्लोजर्स देख लिए, सारे सही है। अकाउंटिंग पॉलिसी सारी सही है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपके ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन ठीक है। सारी मटेरियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है। सारी टर्मिनोलॉजी जो है एज पर एफआरएफ है वो यूज हुई है। तो ये क्वेश्चन है आपका, जब आप ओपिनियन फ्रेम करते हो तब आप क्या क्या कंसिडर करते हो। ये आप क्वेश्चन 1 2 बना सकते हो। 1 फेयर प्रेजेंटेशन जनरल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी 3 तरह की ओपिनियन होती है। ऐसे 700 आप रिपोर्ट बनाओ तो रिपोर्ट की बात होती है अनमोडिफाइड ओपिनियन, मतलब जिसको मैं क्या बोलता हूं? ट्रू एंड फेयर। लेकिन अगर मुझे ओपिनियन मॉडिफाई करनी है तो बेटा मैं क्या क्या कर सकता हूं? क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। एडवर्स ओपिनियन हम कब देते हैं? जब मैंने सारे एविडेंसेस को ऑब्टेन कर लिया और मैं ये कंक्लूड कर देता हूं कि भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और परवेजिव है, मतलब पूरे फाइनेंशियल को इंपैक्ट कर रही है, तो हम एडवर्स दे देते हैं। सर मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए, किसी एक एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट परवेजिव नहीं है, क्वालिफाइड। क्योंकि आप कहते हो जी देखो गलती तो है सिर्फ इस एरिया में, बाकी सब सही है, क्वालिफाइड। तीसरा एग्जांपल, आपने मैनेजमेंट से एविडेंसेस मांगे, मैनेजमेंट ने नहीं दिए। अब यहां पे वर्ड मटेरियल मिसस्टेटमेंट यूज नहीं होगा, यहां पे कौन सा वर्ड यूज होगा? पॉसिबल मटेरियल। क्योंकि जब मेरे को एविडेंसेस ही नहीं मिले तो मैं वर्ड मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे बोल दूं जब मैंने चेक ही नहीं किया? तो मैं क्या बोलूंगा? पॉसिबल। वो आपके हिसाब से मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, क्वालिफाइड। क्वालिफाइड। और मैं बोलता हूं कि जो पॉसिबल मटेरियल में स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और परवेजिव भी है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कि भैया हम आपका ऑडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट आपने देख ही लीजिए। सबसे पहले टाइटल रहेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक एड्रेस ही रहेगा, मेंबर्स, उसके बाद हमारी ओपिनियन रहेगी। ओपिनियन के अंदर देखो, अब यहां से रट लो या तो या रिलायंस की रिपोर्ट पढ़ लो। ओपिनियन पैराग्राफ में क्या क्या आएगा?
आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। किसका ऑडिट कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा वो भी मेंशन किया जाएगा, नोट्स भी मेंशन किया जाएगा, किस डेट का कवर कर रहे हैं वो भी आएगा। ये कह रहा है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में हम हमारा ओपिनियन दे देंगे कि भैया सब कुछ प्रेजेंट है फेयरली, और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो हम प्रेजेंट फेयरली नहीं बोलेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे क्या? प्रीपेयर्ड। फिर अगला पैराग्राफ क्या आएगा? बेसिस ऑफ। याद है वो 5 पॉइंट क्या क्या पढ़े थे रिलायंस की रिपोर्ट में? बताओ क्या क्या थे? कि हमने हमारा ऑडिट किया है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के हिसाब से, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक दूसरे सेक्शन में डिफाइंड है, हमने इंडिपेंडेंट को कंप्लाई कर लिया है, सारी एथिकल रिक्वायरमेंट देख ली है जो कोड ऑफ एथिक्स के आईसीआई में है, हमने सारे एविडेंसेस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ले लिए हैं। रिलायंस की रिपोर्ट में एज इट इज लैंग्वेज थी, वही आपकी किताब में है। कल को पेपर में आ जाए बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में क्या हो गया तो खुजाना मत, रिलायंस की रिपोर्ट याद करना। गोइंग कंसर्न का एक पैराग्राफ आएगा, की ऑडिट मैटर्स आएंगे। अब यहां कुछ नहीं है, की ऑडिट मैटर्स आपने देख लिए, वाई दिस मैटर इज की ऑडिट मैटर ये भी मेंशन करना है, और आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैसे एड्रेस किया वो भी आएगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी होती है? मैनेजमेंट की, वो सब भी यहां पे मेंशन की जाएगी। अगर आपको याद हो तो ऐसे 210 के अंदर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, वो भी ये सेम ही होती है। फिर आती है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट में डालो, या ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपनी मेन ऑडिट की रिपोर्ट के साथ एक एनेक्सर अटैच कर दो, या आप ऐसा भी कर सकते हो किसी एक वेबसाइट पे डाल दो अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो, और उसका रेफरेंस आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दे सकते हो। मैंने एक पॉइंट बोला है अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो। सिग्नेचर आ जाएंगे, प्लेस ऑफ सिग्नेचर आ जाएगा, डेट और प्लेस आ जाएगा। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है कुछ, या आप आईएसएस के हिसाब से भी ऑडिट कर रहे हो तो मेक श्योर करना दोनों के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, ठीक है। और अगर आप मेंशन कर रहे हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में भी, मान लो मैं इंडियन गैप में भी ऑडिट कर रहा हूं और यूएस गैप में भी कर रहा हूं, तो आप दूसरा कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो वो भी आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मतलब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल में डाल रही है, अब देखो सिंपल वर्ड पे जाओ, अगर वो फाइनेंशियल में है तो मेरा ओपिनियन में कवर होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि नाउ इट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल। अगर वो फाइनेंशियल का पार्ट नहीं है तो क्या मेरे ओपिनियन में होगा कवर? नहीं होगा। फाइनेंशियल में है बट आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए तो आप रिमूव करवाओगे, मैनेजमेंट नहीं करेगी तो आप क्वालिफाई कर दोगे, सिंपल। अब बात करते हैं दो मेन स्टैंडर्ड का। अब समझो, फिर मैं आपसे दोबारा क्वेरी पूछूंगा जब आपने बोला था ना। लो जी, नाउ विल डिस्कस की ऑडिट मैटर्स एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। की ऑडिट मैटर कैन बी ए फाइनेंशियल मैटर एंड कैन बी ए नॉन फाइनेंशियल मैटर। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज ओनली ए फाइनेंशियल मैटर, अदर मैटर पैराग्राफ इज ए मैटर दैट इज नॉट फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ठीक है जी। अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर में आ रहा है तो वो ईओएम में नहीं आएगा और ओएम में नहीं आएगा। अगर कोई मैटर ईओएम में आ रहा है तो वो कैम में, अगर कोई मैटर ओएम में आ रहा है तो वो कैम में। कैम जो है वो लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाया जाता है। कैम जो है वो किसी भी पैराग्राफ का सब्सटीट्यूट, अगर कोई मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो वो कैम में ही आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैं ओपिनियन को क्वालिफाई कर रहा हूं तो मैं बेसिस ऑफ ओपिनियन में नहीं डालता हूं, की में डाल देता हूं क्योंकि की मैटर है ना, वो कहां जाएगा? जो पैराग्राफ जिस चीज के लिए बना है वो वहीं पे जाएगा, आपस में कोई भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। बात समझ आती है यहां तक? कैम क्या होगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर होगा, जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से क्यों दिया जाता है भाई, ताकि यूजर को एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले। अगर मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा हूं तो आप बताओ कैम जाना चाहिए? बताओ, डिस्क्लेमर कब देते हैं? जब इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली तो कैम कैसे बताऊं? तो इतना दिमाग चलता है आप लोगों का? ये रटते हो भाई, दिमाग लगाओ ना। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली तो मैं आपको की ऑडिट मैटर कैसे बताऊं? पढ़िएगा। फटाफट से रीड करना है, ठीक है। और इनको क्विक रीड करना है, इन सारे स्टैंडर्ड को, जितने भी स्टैंडर्ड आपके चैप्टर 10 के अंदर आ रहे हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर वाले ऐसे 700 से आते हैं, यहां से सब क्विक रीड करते हुए चलना, जजमेंटल गेम है सारा। कैम, those matter in the auditor professional judgment were of the most significant in the audit of financial statement in the current period. Key audit matter are selected from the matter communicated to those charged with governance. मैं ऐसे ही रीड करूंगा, ठीक है। आपने कीवर्ड हाईलाइट करते हुए चलना है। Scope of this essay: auditor judgment as to what communicate in audit report in the form of content of such communication. काट दो पैराग्राफ। Purpose of CAM important for 4 marks. क्यों डालते हैं?
It enhance the communicative value of auditor report by providing a greater transparency about the audit. It provide additional information to the intended user in the financial statement so that they can understand the matter. It assists intended user in understanding the entity and area of significant management judgment. उन judgmental area को समझने में help करता है. Communicate in CAM in the audit report it is not a substitute. Is not a substitute. क्या किसी चीज का substitute है वो? ना ही तो वो फाइनेंशियल के डिस्क्लोजर का सब्सटीट्यूट है, ना ही वो हमारी मॉडिफाइड ओपिनियन के बेसिस का सब्सटीट्यूट है, ना ही वो ऐसे 570 के गोइंग कंसर्न का सब्सटीट्यूट है, ना ही वो किसी इंडिविजुअल जो अलग मैटर है उनके ओपिनियन का सब्सटीट्यूट है. वो अपने आप में एक सेपरेट पैराग्राफ है. आप ये नहीं बोल सकते कि चलो गोइंग कंसर्न है वो यहां डाल दे, वो किसी का भी सब्सटीट्यूट. एप्लीकेबिलिटी ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिस्टेड एंटिटी के ऊपर मैंडेटरी है. बाकी किसी रिपोर्ट में मैं चाहूं, मुझे लगता है कैम डालना चाहिए, डाल दो, आपकी मर्जी है. या फिर गवर्नमेंट बोले भैया आपको डालना ही पड़ेगा तो भी आप कैम लगा दो. ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें कैम डालना है अपनी ओपिनियन फ्रेम करते टाइम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और ऑडिट रिपोर्ट में कैम कैसे डालेंगे हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा? भाई किस मैटर को कैम बोलोगे बताओ? जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व होगा, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होगा. ठीक है. कम्युनिकेटिंग कैम कह रहे कैम का पैराग्राफ कैसे बनेगा? आप रिलायंस की रिपोर्ट में पढ़ के ही आए हो. की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट. These matter were addressed in the context of audit of financial statement as a whole and informing the auditor opinion thereon, and the auditor does not provide a separate opinion in these matters. CAM is not a substitute for express a modified opinion. Description of CAM आपके ऑडिट रिपोर्ट में आएगा. आपको बताना पड़ेगा why this matter to be considered CAM और आपने इस मैटर को कैसे एड्रेस किया. आ रहे थे ना दोनों पैराग्राफ? मैटर टू बी डिटरमाइंड ए कैम स्टिल नॉट कम्युनिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट. बताओ, आपने किसी मैटर को कैम बोला बट आपने नहीं डाला, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा. जनरली नहीं होगा. बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांस में आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको रीजन बताना पड़ेगा. The auditor shall describe each key audit matter in the auditor report unless law regulation preclude public disclosure about the matter. कानून मना कर रहे हैं भैया, इससे नुकसान हो जाएगा पब्लिक का. In extremely rare circumstance, the auditor determined that the adverse consequences of communicating the matter would reasonably expected outweigh the public interest benefit. This shall not apply if the entity has publicly disclosed about the matter. MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है. कंपनी नहीं पब्लिक कर रखा है और आप कह रहे हैं मैं कैम में नहीं डालूंगा, लोगों का नुकसान हो जाएगा. ऐसा चलेगा क्या? जब कंपनी नहीं पब्लिक कर रखा है फिर आप क्यों नहीं डालोगे? कैम क्या 570 का सब्सटीट्यूट है? नहीं है. ठीक है. कैम की लैंग्वेज बना रहा है कि फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ कैम सेक्शन इन अदर सर्कमस्टांस. कह रहे हैं आप एक सेपरेट हेडिंग दोगे अपनी रिपोर्ट में, किस नाम से? की ऑडिट मैटर. आप इलस्ट्रेशन दे रहे हैं कि आप किस तरह से इलस्ट्रेट कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी कैम नहीं है. तो मैंने बताया ना, कैम नहीं है तब भी पैराग्राफ तो आएगा. तो कह रहे किस तरह से लिख सकते हो. अब देखो, कोई एक ऐसा मैटर था जो मोस्ट सिग्निफिकेंट था, बट उसकी वजह से मैंने ओपिनियन चेंज कर दिया, तो वो मैटर कहां चला गया? या मान लो गोइंग कंसर्न का कोई मैटर था तो वो कहां चला गया? ऐसे 570 में. या कोई मैटर ईओएम में चला गया या कोई ओएम में चला गया. तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई साहब मैंने देखा और मेरे हिसाब से कोई भी मैटर कैम उन मैटर को छोड़कर जो मैंने ऑलरेडी दूसरे पैराग्राफ में डाल दिए हैं. पढ़िएगा. एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर. देखो पहले ही क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न. ये चला गया होगा ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन में. ये चला गया होगा 570 में. वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो अदर की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट इन आवर ऑडिट. रेफरेंस दे दिया ना, लेकिन रेफरेंस दे दिया या नहीं दे दिया? रेफरेंस आ गया. उसके बाद क्या कहता है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट कर लेना और डॉक्यूमेंट कर लेना. सर ये इतना लंबा रीड करना है क्या? भैया चार्ट बने हुए इन स्टैंडर्ड्स के, चार्ट से करो खत्म. 5 मिनट लगाने आपने सिर्फ. एग्जाम का कोई मेन क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है बताओ? पर्पस इज नॉट ए सब्सटीट्यूट. जब आप कंसीडर करते हो, डिटरमाइन करते हो कि कौन सा मैटर कैम है, तो कैसे डिटरमाइन करते हो?
बाकी बस एमसीक्यू वगैरह में आएगा। कैम हो गया, सॉर्टेड है जी। लाइव वालों बताओ कैसा चल रहा है? ब्रेक नहीं लिया अभी तक आप लोगों ने? ब्रेक चाहिए नहीं चाहिए? अभी हम करेंगे ईओएम और ओएम, 4 से 5 मिनट में हो जाएगा। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के बारे में आपको पता चल गया है भाई, मेरी तरफ ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के बारे में, डू यू नीड ब्रेक? अच्छा, आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के बारे में पता चल ही गया। ऐसा पैराग्राफ जो फाइनेंशियल में आ रहा है, ओएम जो फाइनेंशियल में और आपके हिसाब से सिग्निफिकेंट है, आप यूजर को बताना चाहते हो। लो जी खत्म। इसको भी कहां से कर लेना? चार्ट से। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, बेटा ब्रेक दे रहा हूं मैं 5 मिनट सिर्फ, सेकंड के हिसाब से 300 सेकंड। लो जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर टू ड्रॉ यूज, अब सेकंड मत गिनने लग जाना, यहां देखना, अब एक गिनने लग गया 1 2 3 नालायक। टू ड्रॉ यूजर अटेंशन बाय वे ऑफ एडिशनल कम्युनिकेट कर रहे हैं हम इन द ऑडिटर रिपोर्ट, मैटर अप्रोप्रिएटली इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज सच इंपॉर्टेंट। वहां क्या था वर्ड? मोस्ट सिग्निफिकेंट। यहां क्या है? सच इंपॉर्टेंस दैट इज फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनी अदर मैटर रेलेवेंट टू यूजर और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मीनिंग क्या है एम्फेसिस का? पैरा विच रेफर टू ए मैटर एप्रोप्रिएटली इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो मैटर कहां पे आ रहा है? फाइनेंशियल में आ रहा है। दैट इज ऑफ सच इंपॉर्टेंट दैट इज फंडामेंटल टू यूजर। ये लाइन याद रखना, डिफरेंशिएटिंग लाइन, कि की के अंदर क्या कीवर्ड था और ईओएम में क्या कीवर्ड था। इन दी ऑडिट रिपोर्ट, अब एक बात बताओ, द ऑडिटर शैल इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइडेड द मैटर शुड नॉट बी ए कैम मैटर एंड द बेसिस ऑफ ओपिनियन उसके हिसाब से मॉडिफाइड। अगर ऐसा हुआ तो वो 701 में चला जाएगा या फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन में चला जाएगा। द ऑडिटर वुड नॉट रिक्वायर टू मॉडिफाई द ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एसए 705 बिकॉज ऑफ दैट मैटर, या व्हेन सच एसए 701 अप्लाई द मैटर हैज नॉट बीन डिटरमाइंड एज ए कैम, क्योंकि अदरवाइज तो वो उन्हीं पैराग्राफ में चला जाता। हेडिंग क्या रहेगी? एम्फेसिस ऑफ मैटर, ऑडिटर ओपिनियन मॉडिफाइड होगी क्या इस पैराग्राफ से, इस मैटर से? नहीं होगी। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के? भाई देखो, आप अगर बालक हो, अकाउंटिंग की थोड़ी सी ज्ञान है, तो आप 50 एग्जाम्पल लिख सकते हो। ईओएम का मतलब ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल में, आप फाइनेंशियल के हर एक कैप्शन पे एक एग्जाम्पल बना दो, पीपीएनई पे बना दो, इन्वेंट्री पे बना दो। इन्वेंट्री पाकिस्तान बॉर्डर पे रखी हुई है, युद्ध चल रहा है, नहीं जा सकते एग्जिस्टेंस के लिए। आपके हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आपने उसको, तो ईओएम के तो दुनिया भर के एग्जाम्पल बन सकते हैं। इसने कुछ लिए हैं क्या? एक अनसर्टेनिटी है रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन। भाई उस लिटिगेशन का क्या रिजल्ट रहेगा, उस पर थोड़ा सा हमें दिक्कत है। कंटीजेंट के बारे में बेसिकली आप बता रहे हो। एक सब्सिक्वेंट सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट है दैट अकर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ये बेटा एसए नंबर 501 है, ये हमारा एसए नंबर 560 है। तो जब इन एसेज को पढ़ोगे ना, तो ये एसेज भी बोलेंगे कि मेंशन इन द ईओएम पैराग्राफ, तो वहां पे भी लिंक कर लेना। अगर आप किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, पॉलिसीज को अर्ली अप्लाई कर रहे हो, तो उसका इंपैक्ट भी आप बता सकते हो ईओएम में। जैसे अभी अभी कैम में था ना, कि उसने इंडेस की जो भी डेट थी उससे पहले किया था, तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट था, तो किस में आ गया? इंपॉर्टेंट होता तो कहां जाता? ईओएम में। तो वो यहां भी लिखा है, ए मेजर कैटास्ट्रोफे दैट हैड और कंटिन्यू टू हैव ए सिग्निफिकेंट ऑफ द एंटिटी फाइनेंशियल पोजीशनिंग। कोई एक कंडीशन है, कोई एक इवेंट है जिसका इंपैक्ट अभी भी फाइनेंशियल के ऊपर आ रहा है, वो आप बता दो। तो यही एक क्वेश्चन बनता है बस इसका, एग्जांपल ऑफ ईओएम। बाकी सब तो जनरल ज्ञान है, समझ आया? आपने ड्राफ्ट कर दिया मैटर कि भैया हम इस मैटर पे आपको बताना चाहते हैं, नोट जरूर बता देना वो फाइनेंशियल में कहां आ रहा है। क्या रिलायंस में दिया हुआ था नोट नंबर दिस और दिस? रेफरेंस दी हुई थी, नहीं दी हुई थी? रेफरेंस देना है। उसके बाद कौन सा पैराग्राफ आएगा? अदर मैटर पैरा। लीजिए, ऐसा पैरा जो कि ऐसा मैटर है अदर देन दोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज रेलेवेंट टू यूजर अंडरस्टैंडिंग और द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या 701 में अगर मैटर आएगा तो वो यहां आएगा? इसका मतलब अगर एक डिफरेंशिएट करें तो कैम के अंदर तो दोनों तरह के मैटर आ सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल है या, लेकिन ईओएम में सिर्फ फाइनेंशियल आएंगे और ओएम में सिर्फ नॉन फाइनेंशियल आएंगे। क्या बात है। हेडिंग क्या रहेगी पैराग्राफ की? अदर मैटर। एग्जांपल्स देखो,
अगर आप फाइनेंशियल दो तरह से बना रहे हो, एक इंड एस से और एक आईएफआरएस से या यूएस गैप से, तो ये दो फाइनेंशियल हो गए ना, अब बताना चाहते हो तो कौन से पैराग्राफ में जाएगा? अदर मैटर पैराग्राफ में। दूसरा क्या कहता है? आप कोई स्पेशल पर्पस ऑडिट कर रहे हो। स्पेशल पर्पस ऑडिट समझते हो? हाँ, बैंक ने कहा मैं आपको लोन दूंगा, अक्टूबर का महीना चल रहा है, आप अप्रैल से अक्टूबर तक का ऑडिट करवा के लाओ। तो वो रिपोर्ट जनरल पर्पस रिपोर्ट नहीं है, पब्लिक रिपोर्ट। मैं उसमें एक अदर मैटर में लिख दूंगा दिस रिपोर्ट इज स्पेशली या दिस ऑडिट इज ओनली डन फॉर दी बैंक फॉर द लोन पर्पस। तो आपने ये कोई फाइनेंशियल से बात रिलेटेड बात थी क्या, तो कहां डाल दिया? अदर मैटर पैराग्राफ में। दो से ज्यादा ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, ओपिनियन में डिफरेंस है, आप एक ऑडिटर की अलग अलग ओपिनियन की रिपोर्ट बनेंगे ना ऐसे 299 में, तो कहां मेंशन करोगे? तो आपने अपना दिमाग लगाना है, हर स्टैंडर्ड को याद करते हुए चले जाओ भाई कहां कहां से एग्जांपल। फाइनेंशियल मैटर है तो ईओएम में, नॉन फाइनेंशियल मैटर है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, पेपर में पूछ सकता है ओएम के भैया क्या दे दो? एग्जांपल्स। अब देखो 560, 710, 720 इसने अदर मैटर के दिए। 560 पे दोनों एग्जांपल बन सकते हैं, ईओएम का भी बन सकता है और ओएम का भी बन सकता है। कैसे कैसे सर? AS4 याद है आप लोगों को? अगर इवेंट बैलेंस शीट डेट में एग्जिस्ट करता था और मेरी ऑडिट रिपोर्ट से पहले हो गया तो हो सकता है वो फाइनेंशियल में एडजस्ट हो गया तो ईओएम, नहीं हुआ तो ओएम। आया ना? ऐसे 710 कंपैरेटिव और कोरेस्पोंडिंग का भी आ सकता है। 720 एनुअल रिपोर्ट की कोई बात है, एनुअल रिपोर्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो बेटा कहां जाएगा? ओएम। ठीक है जी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट कर लेना, यहां पे आपका स्टैंडर्ड क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ब्रेक चाहिए? मन ही नहीं कर रहा ब्रेक देने का, ऐसा लग रहा है कि बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते। मन कर रहा है आप लोगों का ब्रेक लेने का? लाइव वालों तुम बताओ, ये तब तो सब नालायक है। अरे बस दो स्टैंडर्ड बचे हैं, 705 और 710। ब्रेक चाहिए? हेलो हेलो लाइव वालों वापस आ गए हो? कमेंट करके बताओ फटाफट से। हो गया आपका लंच? हेलो, क्या? दस मिनट बात करें? एक स्टैंडर्ड है वो खत्म कर देता हूँ, फिर एक नया चैप्टर या अभी 10 मिनट लगेंगे, कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। बस 10 मिनट, हाँ। तो बस मैं यहीं से अनाउंस कर दूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा, वहां पे स्पीकर्स लगे हुए हैं अंदर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। फेस प्लीज। अच्छा ठीक है, लो जी, अब हम एक ही स्टैंडर्ड बचा है इस चैप्टर का, 705 और 710 तो 510 के साथ करेंगे, एक ही आखिरी स्टैंडर्ड है ना ये। लो जी स्टार्ट कर रहे हैं। तैयार हो सभी? मैं एक बार YouTube वालों को और देख लेता हूं, वो आ गए क्या? YouTube स्टूडेंट्स, यस सर, वेलकम बैक। चलो जी सब आ चुके हैं? यस सर। SS 705 दो क्वेश्चन बता रहा हूं, आपके पेपर में आ सकते हैं। ऐसे 705 बेसिकली बात करता है कि अगर आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना है तो आप कैसे करोगे। तो ये मॉडिफाइड ओपिनियन की बात करता है, जिसके अंदर तीन ओपिनियन आती है, नंबर 1 क्वालिफाइड, नंबर 2 एडवर्स, नंबर 3
डिस्क्लेमर, जो कि आपको अच्छे से पता है, हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो आप क्या बोलते हो? क्वालिफाइड। अगर वो परवेसिव है तो आप क्या बोल देते हो? एडवर्स। वो क्वालिफाइड के साथ अगर आपने एविडेंसेस नहीं लिए और जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो अगर जो एविडेंसेस नहीं मिले उसके साथ जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल भी और परवेसिव में भी, तो डिस्क्लेमर। परवेसिव का मतलब क्या है? यहां पे एक ऐसी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट या मिसस्टेटमेंट जो किसे इंपैक्ट करे बेटा? पूरे फाइनेंशियल पे उसका इंपैक्ट आ जाए। ए टर्म यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द financial statement of misstatement or the possible effect on the financial statement of misstatement, if any, that are undetected due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidence. Summary क्या कहता है? Pervasive effect on the financial statement are those that in the auditor's judgment are not confined to one specific element, accounts or item of finance. वो किसी एक अकाउंट पे कन्फाइन नहीं है। इफ सो कन्फाइंड, अगर वो आप बोलते हो किसी एक अकाउंट से रिलेटेड है, तो वो अकाउंट ही अपने आप में इतना बड़ा है कि वो पूरे फाइनेंशियल को रिप्रेजेंट कर देता है। रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू, या फिर आपका मिस स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है बेटा? डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर दैट आर फंडामेंटल टू यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, ये डेफिनेशन कभी पेपर में पूछ सकता है क्या? कभी मन किया, कभी करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में तो पूछ लेगा। सर अब आपने बताना क्या है वो बताओ, ये तो हमें पता था सब। लो जी, इस बार के रेगुलर कोर्स में भी आप थे ना कुशल वगैरह, आप इसी बैच के स्टूडेंट हो ना आप? सॉरी यार, मतलब मैं बहुत सारे पिछले बैच के बच्चे भी दिख रहे हैं कुछ। ये आपकी क्लास में मैंने कवर करवाया था ना, वर्डिंग्स वगैरह। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, आईसीआई बहुत अच्छे से इंटेलिजेंटली इस क्वेश्चन को फ्रेम करता है। एक केस स्टडी फ्रेम करेगा। यहां पे दो चीजें आपकी टेस्ट होती हैं। एक केस स्टडी फ्रेम करेगा कि भाई आपने क्लाइंट से डेटा मांगा, क्लाइंट प्रोवाइडेड यू द एविडेंस एंड यू आइडेंटिफाइड सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। फिर वो थोड़ी और बातें करेगा इधर उधर की, और कहीं एक लाइन में लिखेगा कि वो मिसस्टेटमेंट अदर एक्सपेंसेस से रिलेटेड थी, पूरे फाइनेंशियल पे उसका इंपैक्ट नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन यू विल गिव इन योर ऑडिट रिपोर्ट? तो पहला तो आपको क्या बताना है कि कौन सी ओपिनियन जाएगी इस केस में? क्वालिफाइड। एंड ड्राफ्ट द पैराग्राफ ऑफ ओपिनियन, पैराग्राफ बेसिकली ड्राफ्ट द ओपिनियन पैराग्राफ। क्या मांग लिया उसने आपसे? भाई क्वालिफाइड ओपिनियन बताया, ये तो ठीक है, आखिरी में उसने क्या मांग लिया? पैराग्राफ को ड्राफ्ट करो। क्या करो? दूसरे केस में वो इस तरह की केस स्टडी भी बना सकता था कि मैनेजमेंट ने आपको एविडेंसेस नहीं दिए, उसका पॉसिबल इंपैक्ट परवेसिव है, व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन यू विल गिव एंड ड्राफ्ट द पैराग्राफ। कौन सा ओपिनियन दोगे? और डिस्क्लेमर का पैराग्राफ लिखो। या वो ये भी बना सकता था कि आपको एविडेंसेस मिले, यू आइडेंटिफाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इंपैक्ट परवेसिव है, कौन सा ओपिनियन दोगे? ड्राफ्ट द पैराग्राफ। मजे की बात यह है, पिछले 5 अटेम्प्ट में वो 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। एक में वो क्वालिफाइड ओपिनियन पूछ चुका है और एक में वो आई थिंक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पूछ चुका है। ऑडिट रिपोर्ट 5 का भी मैंने सीधा आंसर लिख दिया, केस स्टडी नहीं रीड कर रहा मैं। क्वालिफाइड ओपिनियन व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। उसके बाद 5 का डी थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हाट शुड बी इंक्लूडेड ऑन बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। कौन सा बचा? आ सकता है क्या पेपर में? आए या ना आए, फोकस ज्यादा रखना है अगले 1 साल तक। भाई मैं ये मैराथन सिर्फ अगले इस अटेम्प्ट के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, ये यूट्यूब पे है। तो अगर इसको कोई 2025 के लिए देख रहा है तब तक तो हालांकि नया मैराथन आ जाएगा, लेकिन आज की जो रिसर्च है वो तो अगले अटेम्प्ट्स के लिए है ना। अब कोई 2025 में देख रहा है और वो ये वीडियो देख रहा है कि एडवर्स इंपॉर्टेंट है, भाई देख लो कभी नवंबर 24 के एग्जाम में आ चुका हो, है ना। तो ये आज की रिसर्च है अगले 1 साल के लिए। अगले 1 साल के बाद जो नया मैराथन आएगा उसकी अपनी नई रिसर्च होंगी। लो जी, ऑडिटर को अपना ओपिनियन चेंज करना है और बेसिस ऑफ ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा अगर आप कोई भी किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर
क्वालिफाइड ओपिनियन में? क्या पूरे फाइनेंशियल मटेरियली में स्टेटेड है या कोई एक एरिया में स्टेटेड है? जल्दी बताओ। एक एरिया में स्टेटेड है, तो हम ओपिनियन कैसे देंगे कि एक्सेप्ट फॉर दिस एरिया वी आर गिविंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना? इस एरिया को छोड़कर बाकी सब सही है। डिस्क्लेमर में क्या बोल देंगे? हम एविडेंस ही नहीं ले पाए इसलिए हम ऑडिट ही नहीं कर पाए, इसलिए ओपिनियन। एडवर्स में क्या बोलेंगे? हमने एविडेंसेस लिए और वी आर कंक्लूडिंग सब कुछ बेकार है। 3 पैराग्राफ आपने याद करके जाना है पेपर में। वर्डिंग फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, वर्डिंग फॉर एडवर्स ओपिनियन, वर्डिंग फॉर पेपर में क्या क्या आ चुका है? क्वालिफाइड ओपिनियन भी आ गया, वर्डिंग, डिस्क्लेमर भी आ गया, बचा है अभी एक एडवर्स। 2 क्वेश्चन बता दिया आज के मैराथन में, बहुत बड़ी बात होती है ये। एक आपने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जान ली और एक ये, और अभी तो मैंने एमटीपी आरटीपी का वीडियो देख लिया। अरे कितने नालायक हो तुम लोग। आपको एक यहां पे नहीं है क्या? लो जी, आरटीपी करने में कितना समय लगता है जनरली? 15 मिनट। कैसे? ऐसे। ये लो जी, दिस इज योर आरटीपी। ऊपर सारे लिंक्स दिए गए हैं, यूट्यूब पे वीडियो है। मुझे पता है आप लोग नहीं देखते हो यूट्यूब, इसलिए मैंने पीडीएफ बना के नोट्स वाले पे डाल रखी है। ये आपके आरटीपी के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज। अब आप क्यों आरटीपी पे अपना समय खराब करोगे यार, जब आपको पता है पहले चैप्टर से इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड पूछ रहा है, अपीयरेंस पूछ रहा है, थ्रेट्स पूछ रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर की 220 से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है, ऑडिट वर्स, सारे प्लेन क्वेश्चन है। व्हाई आई विल वेस्ट माय 3 आवर्स? तो 15 मिनट में आपका टाइम सेव करेगा या नहीं करेगा? काम खत्म करो। अगर वीडियो देखनी है तो 40 से 50 मिनट की वीडियो है, उसका लिंक इस वीडियो में आ ही रहा होगा कहीं ना कहीं। देखो इसमें ये लिंक भी आ रहा है आपके लिए। अच्छा, काफी बच्चे सीए ऑडिट नोट्स पे नहीं होते हैं, उसका लिंक भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपका May 23 का आरटीपी है। हार्डली 15 मिनट लगाना इस पे। अगर आपको लगे भाई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है किताब में, तो अपना मेन बुक पे फोकस करो। चलो जी। तो देख लिया ना वो अपना वर्डिंग फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। देखेंगे सबसे पहले ओपिनियन पैराग्राफ क्या कहता है। अब रिलायंस की रिपोर्ट में हम कौन से ओपिनियन दे रहे हैं भाई? हमने जो रिलायंस की रिपोर्ट पढ़ी वो ट्रू एंड फेयर के हिसाब से पढ़ ली। सो ट्रू एंड फेयर का पैराग्राफ भी लिखवा सकता है, क्यों नहीं लिखवा सकता? ओपिनियन तो 4 हो गई ना, 3 तो मॉडिफाइड के केस में है। ओरिजिनल क्यों भूल रहे हो? जो अब रोज पढ़ रहे हो तो वो भी आ सकती है कि भाई ट्रू एंड फेयर केस के मतलब आप लोग करके जाओगे एडवर्स। भाई क्वालिफाई आ चुकी, एडवर्स आने के पेपर में आ गए ट्रू एंड फेयर, वहां कसम आप बेंच तोड़ दोगे। तो वो भी करके जाना ट्रू एंड फेयर की, ठीक है? लो जी, क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब एक मटेरियल में स्टेटमेंट है, बाकी सब सही है। तो क्या बोलता है? इन आर ऑडिट ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब। कहां डिस्क्राइब होगा वो मैटर? बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में। तो क्या कहता है? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली। ट्रू एंड फेयर नहीं, प्रेजेंट fairly in all material respect or give a true and fair view in accordance with fair presentation framework। ये अब दोनों हिसाब से लिखेगा। हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ी ना पता है फाइनेंशियल कौन से फ्रेमवर्क में बन रहे हैं, फेयर प्रेजेंटेशन में बन रहे हैं या कंप्लायंस में बन रहे हैं। तो इसने एक पैराग्राफ दे दिया आपको किसका? फेयर का। दूसरा दे दिया द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद कंप्लायंस फ्रेमवर्क। क्या बोला? in the auditor opinion except for the effect of matter described in the basis of opinion paragraph, बाकी सब कुछ सही है। समझ आया? एडवर्स, इसकी तो हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे सर, लिख लो राइटिंग प्रैक्टिस। इन दी ऑडिट, अब यहां पे ये बोलोगे एक्सेप्ट या बोलोगे सभी बेकार है? इन द ऑडिटर ओपिनियन बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द मैटर का डिस्क्राइब करोगे बेसिस ऑफ ओपिनियन। तो क्या कहता है? इन द ऑडिटर ओपिनियन बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ ऑडिट एडवर्स ओपिनियन सेक्शन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली और गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। डू नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस में बात करेंगे तो हैव नॉट बीन
प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। 2 लाइनें लिखो आउट ऑफ 4। ये हो गया आपका ऐसे 705 खत्म। अच्छा डिस्क्लेमर भी कर ही लेते हैं। सर आप क्या सिर्फ 25 वालों को मैराथन नहीं करवा रहे, तुम भी लो भाई डिस्क्लेमर। जब हमें एविडेंसेस नहीं मिल रहे, when the auditor disclaim an opinion due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall क्या करेगा, state that the auditor does not express an opinion on the accompanying financial, भाई हम इस पे ओपिनियन नहीं दे रहे, state that because of the significance of matter, और जो मैटर है वो इतना सिग्निफिकेंट है जो कि कहां डिस्क्राइब्ड है, बेसिस ऑफ ओपिनियन। अब ओपिनियन को क्या बोलेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। The auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on the financial statement and amend the statement as required by SA 700, which indicate that the financial statement have been audited। हम क्या लिखते थे, we have audited, अब उसको हटा दो क्योंकि audit नहीं हुआ। To state that the auditor was engaged to audit of the financial, अदरवाइज आप रिलायंस की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है पहली लाइन, वी हैव ऑडिटेड, अब क्या आ जाएगा, वी वाज एंगेज्ड फॉर द ऑडिट, बट हमने किया नहीं है। समझ आया जी, ये अपना करके चले जाना पेपर के अंदर, कुछ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे 710 हम करेंगे 510 के साथ। क्लियर है जी, चलो जी अब चलते हैं आगे। अब अपन करने वाले हैं ऐसे नंबर, अच्छा ये बच्चा ऐसे आपको आते हैं सारे, ऐसे 230, 500, 501, 505, 4 स्टैंडर्ड डिस्कस करना है, आखिरी में कर लेंगे चलो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ तड़कता भड़कता रिलेटेड पार्टी, 550, 60, 70 तीनों देखते हैं एक साथ। उससे पहले हमारी टीम कह रही है बच्चे थक गए होंगे, उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट करवाते हैं। यूट्यूब वालों थक गए हो क्या? हाँ जी, अब आईटी टीम, टेक्निकल टीम तुम्हारे हवाले है, मुझे कुछ करना है तो बता दो, मुजरा छोड़ के मैं सब कुछ कर सकता हूं। यार एक उनका ये था, सर ये मोबाइल की बत्ती जलवा दो, बस आप ये बत्ती जला दो, मेरी बत्ती दिखेगी, कैमरा यूट्यूब वाले कहेंगे सर आंखों में पड़ रही है, हटा लो। टॉर्च, टॉर्च इसमें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे लेकिन हम। ओहो सर इन क्लास